पे थे, क्वांटिफायर्स की एक डेफिनेशन की थी, तो वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा प्रेडिकेट कैलकुलस की जो डेफिनेशंस थी, एग्जांपल्स थी वहाँ से, और फिर क्वांटिफायर्स डिस्कस करेंगे। कि स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, फिर हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कुछ एग्जांपल्स होती हैं जो कि जस्ट लॉजिक की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, हमें मोर रोटेशंस और मोशंस की ज़रूरत होती है। एग्जांपल थी हमारे पास, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं और किस नेटवर्क की बात हो रही है, इससे हम फेमिलियर नहीं है। दूसरी एग्जांपल थी, मैथ 3 इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली, और मैथ 3 किस कंप्यूटर का नेम है और ये किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम प्रेडिकेट लॉजिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और जैसे अगर मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, x ग्रेटर देन 3, x इक्वल्स वाई प्लस 3, एक्स प्लस वाई इक्वल्स सी, ये हमने प्रोपोजिशंस की डेफिनेशंस में एग्जांपल्स देखी थी। ये प्रोपोजिशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्स वाई और z की वैल्यूज़ नहीं है, राइट। तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज़ आ जाए, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है या पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो सेंटेंस है वो हमारे पास प्रोपोजिशन बन जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर होनी चाहिए, एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या क्या हो सकती हैं, और हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि एक्स ग्रेटर देन 3, तो जब तक एक्स की वैल्यूज़ डिफरेंट आती जाए, डिफरेंट हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोपोजिशंस आ जाएंगी। ये हमारे पास बेसिकली फैमिली ऑफ प्रोपोजिशन है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन 3, इसमें हमने दो पार्ट्स स्प्लिट किया था इस सेंटेंस को। इसमें से एक्स को हमने कहा था सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, और डिक्लेरेशन अबाउट द वेरिएबल इज द प्रेडिकेट। तो अब हम इस प्रेडिकेट, ये जो हमारे पास सेंटेंस है, इसको एक फंक्शन नोटेशन देंगे पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मीन्स कि हमारे पास एक प्रेडिकेट है इन द वेरिएबल एक्स। तो यही क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा, ए पी ऑफ एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो अगर हमारे पास एक्स की वैल्यूज फॉर एग्जांपल 3 और 4 हैं, तो हम चेक करेंगे कि पी ऑफ 3 और पी ऑफ 4 जो है ये प्रोपोजिशंस है, और इसकी जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो क्या है। हमने इसकी एग्जांपल्स भी की थी। फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स, हमारे पास एक सेंटेंस है एक्स इज ग्रेटर देन 3, और हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है पी ऑफ 4 और पी ऑफ 2 के लिए। तो एक्स यहाँ पर वैल्यू 4 अज्यूम करेगा, और सेकंड प्रोपोजिशन में हमारे पास 2 अज्यूम करेगा। तो 4 is greater than 3, it means P of 4 has truth value true. 2 is greater than 3, it is not possible, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है हमारे पास फॉल्स होगी। फिर हमने एक और क्वेश्चन किया था कि लेट एक्स बी द स्टेटमेंट कंप्यूटर एक्स इज अंडर अटैक बाय इंट्रूडर, और गिवन हमारे पास है कि दो कंप्यूटर्स हैं जो कि अंडर अटैक हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन। तो अब हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो ACS1, ACS2 और A मैथ 1 की। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पहले CS1 रिप्लेस करेंगे, तो सिंपल आंसर आ जाएगा कंप्यूटर CS1 इज अंडर अटैक बाय इंट्रूडर। और गिवन इन्फॉर्मेशन से हम इसको मैच करके चेक करेंगे कि इज इट करेक्ट और नॉट। CS1 is from given information is not under attack. This means the truth value of ACS1 is false. Next one is ACS2. So the statement would be computer ACS2 is under attack by intruder. Or with the help of given information, we can say yes, it has truth value true. तो इसी तरह हम डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट प्रोपोजिशन फंक्शंस को चेक कर सकते हैं, इसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगी। और एक और एग्जांपल है हमारे पास, लेट से यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है। तो जो प्रीवियस एग्जांपल थी वहाँ हमारे पास जस्ट सिंगल वेरिएबल के लिए प्रोपोजिशन फंक्शन था। तो
अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रोपोजिशनल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एक हमारे पास एग्जांपल 2 वेरिएबल्स के लिए, नेक्स्ट 3 वेरिएबल्स के लिए होगी। तो qxy is a propositional function which denotes x equals y plus 3. Our question is to find the values for q of 1 2 and q 3 0. तो फर्स्ट केस में हम x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो जो सेंटेंस हमारे पास आया था, इट इज़ 1 equals 2 plus 3, और which in other words 1 equals 2 plus 3, 2 plus 3 is 5, 1 is equals 5. So it is not correct. So the truth value of this sentence would be false. और नेक्स्ट वन में हमारे पास x3 है, y0 है, तो 3 is 3 because 0 plus 3 would also be 3. Both equations are same. Both sides of equations are same. It means it has truth value true. और एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं इन इंग्लिश सेंटेंसेस। ए सी एन सी डिनोट्स कंप्यूटर सी और एन डिनोट्स नेटवर्क। सो सी कंप्यूटर सी इज कनेक्टेड टू नेटवर्क एन। और कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि कंप्यूटर मैथ 1 इज कनेक्टेड टू कैंपस 2 and math 1 is not connected to campus 1. So at the moment math 1 is connected to only one network which is campus 2. और क्वेश्चन हमारे पास है ए मैथ 1 कैंपस 1 की ट्रुथ वैल्यू फाइंड करें और ए मैथ 1 कैंपस 2 की ट्रुथ वैल्यू फाइंड करें। तो हम एक्स सी की जगह यहाँ पे मैथ 1 रिप्लेस करते हैं सेंटेंस में और एन की जगह कैंपस 1 रिप्लेस करते हैं सेंटेंस में। तो क्वेश्चन ये होगा, जो स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास आएगी, कंप्यूटर मैथ 1 is connected to network campus 2। फर्स्ट केस में campus 1 है, तो हम कहेंगे ये सेंटेंस बनेगा कंप्यूटर मैथ 1 इज कनेक्टेड टू नेटवर्क campus 1। और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें हमारे पास मैथ 1 कनेक्टेड टू campus 2 है। इट मीन्स द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ए मैथ 1 campus 1 इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास होगा ए मैथ 1 campus 2। तो सी की जगह रिप्लेस करते थे मैथ 1 और एन की जगह रिप्लेस करते थे कैंपस 2। तो सेंटेंस वुड बी कंप्यूटर मैथ 1 इज कनेक्टेड टू नेटवर्क कैंपस 2 और अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन दिस इज करेक्ट। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस प्रोपोजिशनल सेंटेंस वुड बी ट्रू। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 वेरिएबल्स के साथ x plus y equals z, what are the truth values of propositions 1 2 3 and r001? So in first case x1 y1 y2 and z would be 3, or in second question में x y both have value 0 and z would have value 1. So let's try 1 plus 2 और equals 3. So sum करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो 3 equals 3, इक्वालिटी होल्ड करती है, it means it has truth value true. सेकेंड वन केस में 0 प्लस जे इक्वल्स 1, सम ऑफ 0 इज 0 और लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड इज 1, सो 0 कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1। ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन वुड बी फॉल्स। और इन तीन एग्जांपल से हम इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं कि किसी भी प्रोपोजिशनल फंक्शंस में जितने आप वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं तो उसकी नोटेशन भी हम उतने ही टुपल्स में लिख लेंगे। तो अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास जो प्रोपोजिशनल फंक्शन होगा वो p ऑफ x1 xn। और ये जो हमारे पास n टुपल्स हैं, यहाँ पे बेसिकली एक बात भी क्लियर है कि हमारे पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो सेकंड वेरिएबल की ही वैल्यू होगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ऑर्डर पेयर डिस्कस करते हैं, ऑर्डर ट्रिपल है, ऑर्डर पेयर है, फोर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं या 4 टुपल है, 5 टुपल है। इस तरह हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए हम देंगे इट्स एन ऑर्डर n प्लस प्रेडिकेट और n एरे प्रेडिकेट। तो यहाँ तक हमने इस लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद स्टार्ट किया था क्वांटिफायर्स। तो प्रेडिकेट लॉजिक में हमें क्वांटिफायर्स की जरूरत पड़ती है, इससे आप फेमिलियर हैं। एक एग्जांपल मैंने मैथमेटिक्स से दी थी, आपने पढ़ा होगा कि एवरी कन्वर्टर सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस ऐसे यूज़ किया एवरी। तो बहुत सारे इंग्लिश हमारे पास वर्ड्स यूज होते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में, जैसे आल, सम, मैनी, नन एंड फ्यू। तो ये मैथमेटिकली हमारे पास एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं जिसे हम कहते हैं क्वांटिफायर।
यहाँ तक अगर जो पिछले लेक्चर से कोई स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, फिर हम इसके एग्जांपल्स भी देखते हैं और इसके नोटेशंस भी देखते हैं। आसान है सर, आगे वालेकुम चलिए। सलाम। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने लास्ट आई थिंक ऑन सैटरडे और फ्राइडे मैंने एक अनाउंसमेंट किया आपके गूगल क्लासरूम में क्विज़ के रिलेटेड। तो आज के लेक्चर से हम जितना पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्विज़ आपका होगा। आई थिंक मैंने 23rd ऑफ सितंबर अनाउंस किया ऑन वेंसडे। तो और जो आपके नेक्स्ट क्लास है उसमें हम आपके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज मैंने अपलोड की हुई हैं और आपकी स्लाइड्स में भी हैं और उसमें मेंशन है कि किस टॉपिक से और किस पेज पर है। तो वो रैंडमली चूज की हुई एक्सरसाइज जैसा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये बात आप जहन में रखें और आई थिंक नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस जो है वो कैंपस पर होंगी। तो कुछ जो है वो आपका सर उनके जी सर उनके सोल्यूशन तो शेयर करते हैं, देखिए सोल्यूशन तो पता ही नहीं है हमें, तो किस तरह पता चलेगा हमने सही भी किया है कि गलत। देखिए वो मुझे भी उसके सॉल्यूशंस नहीं पता, लेकिन यह है कि जब हम नेक्स्ट क्लास में होपफुली या मंडे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो वन बाय वन जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। तो आज इसलिए नहीं पॉसिबल क्योंकि क्वेश्चन बेटर ये होता है कि वाइट बोर्ड पे सॉल्व किए जाए, डिस्कस किए जाएँ। तो आप ट्राई करें और अपने सॉल्यूशंस अपने पास रखें। तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में और मंडे वाली क्लास में हम आपके सॉल्यूशंस सारे ही डिस्कस कर लेंगे होपफुली। और अगर आप वैसी कोई सॉल्यूशन अपना शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे उसकी पिक्चर लेके ईमेल कर दें, तो मैं आपको उसके सॉल्यूशन शेयर कर दूँगा। तो क्वांटिफायर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। 2 तरह के क्वांटिफायर्स हम स्टडी करेंगे। एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ये आप सिंबल देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट किया हुआ है ए को। तो ये हमारे पास यूज़ होता है फॉर ऑल फॉर एवरी के लिए, कि अगर हम एक क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास के स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे हैं और हम फॉर ऑल या फॉर एवरी कहते हैं, तो जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ये उस फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा जो क्वांटिफायर है वो है देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट जो है वो किसी एक के लिए ट्रू होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हर क्लास में एटलीस्ट 1 तो सीआर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। और फॉर ऑल के एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप एक सेक्शन में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो फॉर ऑल स्टूडेंट्स हैव टू टेक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एग्जाम। इसके फर्दर एग्जांपल्स भी देखेंगे। और एक उस दूसरी चीज़ जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो है डोमेन ऑफ डिस्कोर्स या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो जब भी हम कोई क्वांटिफायर यूज़ करते हैं एक वेरिएबल के साथ, हमें साथ में ये मेंशन करना पड़ता है कि ये वेरिएबल की डोमेन क्या है। मीन्स टू से कि किन सेट ऑफ वैल्यूज़ पे आप इस वेरिएबल की वैल्यूज़ चूज़ करेंगे। अब अगर मैं एक यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मैं डोमेन अगर एक यूनिवर्सिटी ले लूँ तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स ना स्टडी कर रहा हूँ, तो उस पर एग्ज़ाम वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो हमारे पास फॉर ऑल वाली कंडीशन इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो कोई भी क्वांटिफायर अगर यूज़ करेंगे तो हमारे साथ उसकी डोमेन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। डोमेन चेंज होगी तो इनकी जो ट्रुथ वैल्यूज़ है वो भी चेंज हो जाएंगी। तो एक बात ज़हन में रखें, क्वांटिफायर मीन्स वेरिएबल एंड इट्स डोमेन। और फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टेटमेंट है पी ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द डोमेन। तो इसकी ये फॉर ऑल वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास फॉर ऑल वैल्यूज़ शो कर रहा है कि ये हमने यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ किया। और इसको नोटेशन वाइज हम कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। तो अगर आप क्वांटिफायर यूज़ करना है साथ में वो वेरिएबल भी आपने लिखना है जिसके बारे में आप क्वांटिफायर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है और प्रोपोजिशनल फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पी ऑफ एक्स वाई और जी है, लेकिन कंडीशन मैंने सिर्फ एक्स पर अप्लाई करनी है, तो मैं क्वांटिफायर यूज़ करूँगा एक्स के साथ। और एडवांस टॉपिक्स में हम देखेंगे कि 2 क्वांटिफायर्स कैसे यूज़ होते हैं और अगर हमने डिफरेंट क्वांटिफायर्स डिफरेंट वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन या नोटेशन क्या होगी। यहाँ पर हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। अगर आपने क्वांटिफायर यूज़ करना है तो आपको साथ मेंशन करना पड़ेगा वेरिएबल जिस पे वो एप्लीकेबल होगा प्रोपोजिशनल फंक्शन के साथ, और साथ में उसकी डोमेन बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट डोमेन उसके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो हमारे पास
उसकी सही ट्रूथ वैल्यू का हम गैस नहीं कर सकते। और इसको रीड कैसे करेंगे? फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स मीन्स टू से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स पी ऑफ एक्स होल्ड्स ट्रू और फॉल्स, और ये डिपेंड करता है उसकी ट्रूथ वैल्यूज पे। तो नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी देखेंगे कि एक ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स जिसके लिए ये प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, उसको हम कहते हैं काउंटर एग्जांपल। 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में और मैंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स इसकी स्ट्रक्चर का और स्टडी कर रहे हैं दे ऑल हैव टू टेक द एग्जाम, और आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स 29 टेक्स एग्जाम एंड वन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स not possible to take exam. That means the person who did not take the exam is counter example of the statement. तो एक चीज़ जो हमने एक ओवरऑल ऑडियंस के लिए क्लेम की है, तो अगर हमारे पास कोई ऐसी एक एंटिटी या कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसके लिए वो होल्ड नहीं करती हो, इसका मतलब है कि वो सबके लिए होल्ड, पूरे ऑडियंस के लिए वो एटलीस्ट होल्ड नहीं करती। तो वो जो सिंगल आपके पास एग्जांपल है उसे हम कहते हैं काउंटर एग्जांपल। अब इसकी ज़रूरत क्या है? समटाइम्स हमारे पास किसी चीज़ को प्रूफ करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू उसको डिसप्रूव करना। तो काउंटर एग्जांपल यूज़ की जाती है किसी भी चीज़ को डिसप्रूव करना। यहाँ पे हम आगे इसकी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे। तो एक चीज़ आप ज़हन में रखें काउंटर एग्जांपल से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी एक स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया था आपको कि एवरी कन्वर्टर सीक्वेंट इज बाउंडेड। अगर मैंने इसका कन्वर्स प्रूफ करना है, या मुझे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंट इज कन्वर्जेंट, अब इसको प्रूफ करना ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू डिसप्रूफ करना, कि मैं एक ऐसी एग्जांपल चूज कर लूँ जो बाउंडेड हो और कन्वर्जेंट नहीं हो। जैसे हमारे पास सीक्वेंस है +-1 की, तो -1n ले लें। जब आपके पास जो पावर है वो इवन होगी तो आंसर +1 आएगा, और जब आपके पास पावर ऑड होगी तो आंसर -1 आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो बेसिकली बाउंडेड बिटवीन 1 और -1 है, लेकिन किसी भी पॉइंट्स पर जाकर ये सीक्वेंस एक यूनिक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करती। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपने कैलकुलस 2 में मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में स्टडी की है। तो यहाँ हम एक जनरल सिनेरियो डिफाइन कर रहे हैं काउंटर एग्जांपल का। पास का चीज़ों को प्रूफ करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू उनको डिसप्रूव करना। कोई आप ऐसी एग्जांपल ढूंढ लें जो कि डोमेन वाले एलिमेंट्स पे सेटिस्फाई नहीं करती, तो हम कह देते हैं कि फॉर के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। तो ये एक छोटा सा टेबल है कि आपके पास अगर प्रोपोजिशनल फंक्शन क्वांटिफायर के साथ ऐसे हो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, तो ट्रू कब होगी? जब आपके पास एक्स के डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं उन सब के लिए पी ऑफ एक्स ट्रू हो। और फॉल्स कब होगी? जब, क्योंकि फॉर ऑल है तो आपके पास एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसके लिए ये पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो 10 वैल्यूज है, मतलब उसकी जो सेट ऑफ वैल्यूज है डोमेन हमने कंसीडर किया उसमें 10 वैल्यूज है। तो पी ऑफ एक्स अगर 10 वैल्यूज के लिए ट्रू होगा तो हमारे पास पी ऑफ एक्स ट्रू है। ज़्यादा सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कह सकते हैं कि लेट्स से एक्स की 2 वैल्यूज है 1 और 2, तो हम देखेंगे पी ऑफ 1 की ट्रूथ वैल्यू क्या है, पी ऑफ 2 की ट्रूथ वैल्यू क्या है। पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन। और फॉल्स कब होगी? लेट्स से पी ऑफ 1 इज ट्रू, पी ऑफ 2 इज फॉल्स, तो हमारे पास एक ऐसा एक्स की असाइनिंग आ गई जिसके लिए पी ऑफ एक्स इज नॉट ट्रू और एक्स इज ट्रू। इट मीन्स कि आपके पास फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स हैज ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, x + 1 इज ग्रेटर देन x। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल x p of x वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स गिवन है, और हमें चेक करना है कि x की डोमेन रियल नंबर्स के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो आप कोई भी नंबर लें और उसमें आप 1 ऐड कर दें, तो वो नंबर जो है इटसेल्फ अपने ओरिजिनल जो नंबर है उससे इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब है कि x + 1 वुड ऑलवेज ग्रेटर देन x, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यूज है वो हमेशा ट्रू होगी। डजंट मैटर x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्क्वायर रूट वाला है, डेसिमल्स वाला है, इंटीजर्स है, डजंट मैटर। तो यहाँ एक छोटा सा रिमार्क है
कि जब भी हम क्वांटिफायर यूज़ करते हैं तो साथ में उसके डोमेन लाजमी मेंशन करते हैं। अगर एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आ जाए जिसमें हमारे पास डोमेन गिवन ना हो और जो क्वांटिफायर यूज़ हो रहा है वो फॉर हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि फॉर ऑल की ट्रुथ वैल्यूज़ हैं वो ट्रू ही होंगी। अगर मैं यहाँ पर ऊपर जो मैंने डोमेन लिया रियल नंबर से, अगर मैं कहूँ लेट पी एक्स बी द स्टेटमेंट एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एक्स, और व्हाट वुड बी दी ट्रुथ वैल्यूज ऑफ क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। यहाँ मैंने अगर मैं रियल नंबर्स नहीं बताता तो फॉर ऑल के केस में हमारे पास जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो ट्रू ही आएंगी, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसपे हम उस फंक्शन को या उसकी ट्रूथ वैल्यूज को चेक कर सकें। और दूसरा ये है कि हमारे पास फॉर एनी एक्स यूजली अवॉइड किया जाता है कि हम फॉर ऑल के लिए फॉर एनी यूज़ करें। तो एनी जो है वो समटाइम्स सम के लिए भी यूज़ होता है और समटाइम्स एवरी के लिए भी यूज़ होता है। तो बेहतर ये है कि इसको अवॉइड किया जाए जब तक कि हमारे पास सेंस क्लियर ना हो। और नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं फॉर ऑल फॉर एवरी के लिए, जैसे ऑल ऑफ, फॉर ईच, गिवन एनी, फॉर आर्बिट्ररी, और फॉर ईच आई थिंक रिपीट हुआ, और फॉर एनी इन केस अगर आपके पास जो कंसेप्ट है या जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से अगर क्लियर है तो फिर आप फॉर एनी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, स्टेटमेंट इज x इज लेस देन 2, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल x q ऑफ x वेयर डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ हमने चेक करना है कि q ऑफ x जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगी। और जैसे मैंने अभी बताया था काउंटर एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं, कोई ऐसा नंबर हमें मिल जाए जो कि उस स्टेटमेंट को फॉल्स बना दे। यहाँ पर x लेस देन 2, और क्लेम बेसिकली ये किया जा रहा है, अगर हम x की जगह इस सेंटेंस रिप्लेस कर दें कि all real numbers x are less than 2, तो you know it is very basic कि तमाम रियल नंबर्स 2 से स्मॉलर नहीं होते। कोई भी नंबर यूज़ करें, लेट्स से 10 यूज़ कर लें, तो 10 इज नॉट लेस देन 2। इसका मतलब ये है कि क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स इज फॉल्स। सम क्वेश्चन? जी सर, सर इधर फॉर ऑल के बजाय देयर एग्जिस्ट हो सकता है, लाइक ई जो है वो फिर ट्रू होना था ना। जी, अगर हम यहाँ पे क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल की जगह अगर यहाँ रिप्लेस कर दें देयर इज, क्योंकि देयर इज अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो इसलिए हम क्वेश्चन सिर्फ ये बेसिकली एग्जांपल एम्फसाइज कर रही है काउंटर एग्जांपल को कि यहाँ पर हमने x लेस देन 2 है, तो कोई भी नंबर आप चूज कर लें जो कि 2 से लार्जर हो, 10 ले लें, 3 ले लें, 2 पॉइंट इवन 1 ले लें, आप 2 भी ले लें, तो 2 इज नॉट लेस देन 2 बिकॉज वी डोंट हैव इक्वालिटी यहाँ पर। तो आप 2.1 ले लें, 2.1 इज द रियल नंबर, 2.1 इज नॉट लेस देन 2, तो एक काउंटर एग्जांपल हमारे पास आ गई 2.1। तो डिफरेंट व्यूज, देयर आर इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स व्हिच आर नॉट लेस देन 2, तो ये हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल होगी और इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज दैट p ऑफ x इज x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमने चेक करनी है क्वांटिफिकेशन यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ, और जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है वो हमारे पास है इंटीजर्स। तो क्वेश्चन इसको अगर हम इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करें तो ये होगा कि स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर इज ग्रेटर देन 0। अगेन अब हम अगर इंटीजर्स दें तो हमारे पास इंटीजर्स पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, 0 इंक्लूडेड है। अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो हर एलिमेंट के लिए प्रूफ करना डिफिकल्ट है, लेकिन अब हमें इसको डिसप्रूफ करना है तो हमें एक ऐसी एग्जांपल फाइंड करनी पड़ेगी जिसका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 ना हो। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि ग्रेटर देन है, इसमें इक्वालिटी नहीं है। इवन अगर मैं 0 कंसिडर करता हूँ तो 0 स्क्वायर इज पॉजिटिव बट इट इज नॉट ग्रेटर देन 0, इट इज 0 एक्चुअली। तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, अगर इक्वालिटी होती तो फिर ये ट्रू होता। तो हमने एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ ली 0 वाली जो कि इस प्रोपोजिशनल फंक्शन को फॉल्स बनाती है, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ है।
अब हम इसमें ये जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं और जो टेबल हमने देखा था वहाँ से हम एक चीज़ और भी कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये कि आपके पास जो फॉर क्वांटिफायर है वो बेसिकली जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास जो हो रहे हैं उनका अगर हम सेपरेटली प्रोपोजिशनल फंक्शन बनाएं और उनका कंजंक्शन लें तो फॉर एक्स पी ऑफ एक्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम इन प्रोपोजल फंक्शन का कंजंक्शन लें, क्योंकि कंजंक्शन इसी वक्त ट्रू होता है जब उसमें इन्वॉल्व जो प्रोपोजिशंस हैं वो सारी ट्रू हों। और फॉर एक्स पी ऑफ एक्स भी हमारे पास यही है कि फॉर एक्स की वैल्यूज के लिए पी ऑफ एक्स जब तक ट्रू नहीं होगा हमारे पास फॉर एक्स पी ऑफ एक्स ट्रू नहीं होता। तो नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉर एक्स पी ऑफ एक्स where p of x is the statement x square less than 10 and the domain consists of the positive integers not exceeding 4। इन एग्जाम्पल्स में स्टेटमेंट्स तो क्लियर है, लेकिन एक चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देख लिया कि इंग्लिश सेंटेंसेस को वेरिएबल्स में कैसे चेंज करते हैं और वेरिएबल्स को इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सिर्फ क्वांटिफिकेशन से रिलेटेड है, इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है कि हमने इस प्रोपोजिशन मैथमेटिकल सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में चेंज करना। आपके माइंड में होना चाहिए कि इंग्लिश सेंटेंस में हम इसको कैसे कहेंगे, क्योंकि डोमेन जो हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 4 मींस 4 से ज़्यादा नहीं। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो 0 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो इंटीजर्स पॉसिबल हैं वो है 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हम इसको ये कह सकते हैं कि तमाम इंटीजर्स 1 2 3 4 के लिए स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स इज लेस देन 10, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स 1 2 3 4 आर लेस देन 10। अगेन अगर हमने इसको डिस्प्रूव करना है तो हमारे पास 4 इंटीजर्स में से कोई ऐसे इंटीजर्स होना चाहिए जिसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती हो। अदरवाइज 4 हैं और इनके लिए 1 बाय 1 आपको चेक करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप 1 यूज करते हैं तो 1 स्क्वायर इज लेस देन 10, इट इज ट्रू। 2 यूज करते हैं 2 स्क्वायर 4 इज लेस देन 10, इट इज ट्रू। 3 यूज करते हैं 3 स्क्वायर 9 इज लेस देन 10, इट इज ट्रू। 4 यूज करते हैं 4 स्क्वायर इज 16 इज नॉट लेस देन 10। तो हमारे पास ये जो काउंटर एग्जांपल आ जाएगी वो x equals to 4। दिस मीन्स for all x p of x the statement is not does not have a truth value true, it has truth value false। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का तो आप मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नहीं सर, ओके क्लियर। ओके, तो आप सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रोल नंबर्स के साथ नाम लिख के एंटर करें चैट में, ताकि मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर लूँ। रोल नंबर के साथ नाम लिखना है, प्रेजेंट नहीं लिखना। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है व्हाट डज द स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स एंड एक्स मीन इफ n of x is computer x is connected to the network and domain is computers on campus, all computers on campus। तो लेट्स से हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इस सेंटेंस में वेरिएबल इज x और तो हमने इसको डिफाइन किया तो हमारे पास थोड़ा सा अगर इसको चेंज किया तो इट इज एवरी कंप्यूटर कैंपस इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स। जो प्रीवियस एग्जांपल थी वो जस्ट एक प्रैक्टिस थी कि हम इसको इंग्लिश सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसी को हम रिवर्स में मूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जांपल में गिवन है एवरी कंप्यूटर कैंपस इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क, तो यहाँ हम इसको अगर चेंज करना चाहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी कंप्यूटर एक्स ऑन कैंपस इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क फॉर एग्जांपल सम एन, और फिर आप उसको लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स एन ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है What is the truth value of for all x x square greater than equals x? सर एक क्वेश्चन था सर, ये जिस तरह की एग्जांपल है कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क से, इस वाले में तो सर हम मैक्सिमम कंप्यूटर्स को एक्स कर सकते हैं, बट जो नेटवर्क है उसके लिए हम कोई वेरिएबल वगैरह असाइन नहीं कर सकते ना।
हम उस नेटवर्क के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप प्रीवियस एग्जांपल्स देखें तो मैंने क्यू एक्स वाई वाली एग्जांपल दी थी, उसमें हम डिफरेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्यू एक्स वाई। हमने 3 वेरिएबल्स वाली भी एक एग्जांपल की थी, फिर हमने ए सी एन वाली भी एग्जांपल की थी, जैसे हमने देखा था। देखें ये 3 वेरिएबल्स वाली है, फिर यहाँ हमने ऊपर 2 वेरिएबल्स एक्स और वाई। यहाँ आप एग्जांपल देखें ए सी एन वाली, तो हमने कंप्यूटर के लिए सी लेटर इंट्रोड्यूस करवाया था और नेटवर्क के लिए एन इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। अगर आप जस्ट कंप्यूटर्स को ही आप एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा ही सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जस्ट एक वेरिएबल यूज़ करें, अदरवाइज आप दूसरा वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सर मतलब वेरिएबल तो चले कर सकते हैं, बट हम किसी किस्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर इनइक्वालिटी नहीं लिख सकते इस तरह के क्वेश्चंस की। क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अपकमिंग लेक्चर्स में हम 2 वेरिएबल्स और 2 क्वांटिफायर एक साथ भी यूज़ करेंगे। वो वाली एग्जांपल एसीएन वाली जो है वो 2 वेरिएबल एक साथ ही यूज़ किए हैं, उसमें आपने ट्रुथ वैल्यूज भी तो देखी नहीं। जैसे मैथ 1 था, मैथ 1 कनेक्टेड टू कैंपस 1 है या मैथ 1 कनेक्टेड टू कैंपस 2 है। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में आपके पास लाइब्रेरी के लिए एक अलहदा राउटर लगाया हुआ है, क्लासरूम के लिए एक अलहदा राउटर लगाया हुआ है, और जो फैकल्टी है उसके लिए अलहदा राउटर लगाया हुआ है। तो वो एक नेटवर्क्स हैं, तो उस पर आपके पास जो ताकि उसको कैसे यूज़ करते हैं, जो ट्रैफिक ज़्यादा ना हो जाए नेटवर्क की, तो वो एक अलग-अलग बनाया हुआ ताकि जो कंप्यूटर जो फैकल्टी रूम्स में नेटवर्क है वो ज़्यादा बिजी ना हो जाए जब स्टूडेंट्स यूज़ करें। तो वो 3 डिफरेंट हमारे पास नेटवर्क्स हो गए ना। इस तरह फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास एक अलग आपने सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो एग्जामिनेशन वाला डाटा जो है वो बाकी डाटा से मिक्सअप ना हो और ट्रैफिक उस नेटवर्क पे जो है वो ज़्यादा ना हो, बिजी ना रहे नेटवर्क। तो आप 3-4 डिफरेंट आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक वेरिएबल इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास 2-3 चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड होनी चाहिए। एक तो आप इंग्लिश सेंटेंस को उस स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, क्वांटिफिकेशन का आइडिया क्लियर होना चाहिए, फिर उसकी डोमेन ऑफ डिस्कोर्स क्लियर होनी चाहिए। तो 2-3 लेक्चर्स हमारे पास क्वांटिफायर, उनके यूजेस, उनकी लॉजिकल इक्विवेलेंसेस पर हैं, और मे बी क्विज वाले वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि आपके पास 2-3 वेरिएबल्स और मतलब वेरिएबल्स इंक्रीज कर देंगे और क्वांटिफायर्स भी इंक्रीज कर देंगे। हो सकता है कि 2 क्वांटिफायर यूज़ हो सकता है 2-3 डिफरेंट क्वांटिफायर्स यूज़ हों। तो एक छोटी सी बात हमने यहाँ पे की थी कि हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास प्रोपोजिशन फंक्शन है उसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो मैंने एन अरे प्रेडिकेट की एग्जांपल दी थी x1 x2 xn। तो अभी हम जस्ट आइडिया क्लियर कर लें फॉर का देयर एग्जिस्ट का, इसके एग्जांपल्स देख लें, इसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लें, फिर हम हायर लेवल पर मूव करेंगे विद मोर देन वन वेरिएबल्स और मोर देन वन क्वांटिफायर इन वन स्टेटमेंट। अब ये जो एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू फॉर ऑल x x² ग्रेटर देन इक्वल्स x। अब यहाँ पे जो बेसिक आइडिया एम्फसाइज किया गया वो ये है कि p ऑफ x की जगह आप वो प्रोपोजिशन इटसेल्फ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता p ऑफ x के साथ, तो मेरे पास ये होता फॉर ऑल x p ऑफ x, और यहाँ पे फिर मैं सेपरेटली डिफाइन करता कि मेरे पास p ऑफ x क्या है। तो p ऑफ x इज अ प्रोपोजिशनल फंक्शन, और प्रोपोजिशन फंक्शन क्या है, x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, और डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है इट इज ऑल इंटीजर्स, मींस उससे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो क्योंकि छोटा सा एक्सप्रेशन था और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, तो कन्वीनियंस है उसको शॉर्ट करने के लिए हमने p ऑफ x की जगह ब्रैकेट में इटसेल्फ वो प्रोपोजिशनल फंक्शन लिख दिया। तो ये भी नोटेशन अडॉप्ट की जा सकती है। तो क्वेश्चन ये है हमें चेक करना है कि ट्रुथ वैल्यू से है इसकी क्या है, और डोमेन ऑफ डिस्कोर्स हमारे पास 2 डिफरेंट दी गई हैं। एक तो नोटेशन है यहाँ पे, और दूसरा ये देखना है कि अगर हम डोमेन चेंज करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज
पर क्या इफेक्ट होता है, ट्रूथ वैल्यूज ट्रू ही रहती हैं या फॉल्स होती हैं। पहले हमने चेक करना है रियल नंबर्स के लिए, फिर हमने चेक करना है इंटीजर्स के लिए। तो अगर हम इसका इंग्लिश सेंटेंस बनाएं तो यही है कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज ग्रेटर देन नंबर इटसेल्फ। कि अगर हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं और उसमें अगर स्क्वायर लें तो वो हमेशा नंबर से ग्रेटर होता है। तो सम हाउ इट सीम्स ट्रू, लेकिन हमने इसको डिसप्रूफ करने के लिए काउंटर एग्जांपल देनी पड़ेगी हमें, और अदरवाइज इट सीम्स इट इज करेक्ट। लेकिन हमारे पास ऐसी वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती हैं जिसके लिए ट्रू नहीं हो सकता। तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज आप स्टूडेंट्स के लिए ये हो सकती है कि आपने कैलकुलस में इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस किए हुए हैं, तो आप इससे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। तो स्टार्टिंग हम कर सकते हैं इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन लेकर, पहले इस इनइक्वालिटी को चेंज करें इक्वेशन में और इसके रूट्स फाइंड करें, उससे रीजन्स बनाएं और रीजन्स में फिर इनकी वैल्यूज देखें क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं। तो यहाँ हमारे पास एक इसकी काउंटर एग्जांपल है कि ये हाफ स्क्वायर अगर आप 0.5 का स्क्वायर लें तो इट इज 0.25। तो 0.25 इज नॉट ग्रेटर देन 0.5। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस प्रोपोजिशनल फंक्शन इज फॉल्स। लेकिन अब हम क्या करते हैं, डोमेन चेंज कर देते हैं इंटीजर्स पे। डोमेन चेंज करेंगे इंटीजर्स पे तो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज नहीं होंगी, जस्ट इंटीजर वैल्यूज होंगी। तो उसके लिए हमारे पास ये जो फंक्शन है इट हैज ट्रूथ वैल्यू ट्रू। यहाँ नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है कि कैसे आप चेक करेंगे कि यहाँ पे तो मैंने हाफ यूज़ किया, यहाँ पे हाफ के अलावा भी नंबर यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली जो प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है वो शो करता है कि आप हाफ के अलावा भी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मैंने इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और दोनों वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पे मूव किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। रूट्स फाइंड करने के लिए इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट किया। तो मेरे पास जो रीजन आया वो ये कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ आइदर एक्स इज लेस देन 0 इक्वल 0 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये आपका टास्क है, जैसे मैंने आपको बताया, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएं, रूट्स फाइंड करें और फिर रीजन्स फाइंड करें जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करते हैं। तो 0 और 1 के बिटवीन में आप कोई भी रियल नंबर यूज करेंगे उसके लिए ये इनइक्वालिटी फॉल्स ही होगी। आप 0.3 यूज कर लें, 0.3 का स्क्वायर लेंगे तो 0.09 आता है, 0.09 इज लेस दैन 0.3। आप 0.15 ले लें, 0.15 का स्क्वायर लें तो 0.0225 आ जाता है जो कि लेस देन है 0.15। तो ये हमारे पास उसका बेसिक प्रोसीजर। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का तो बताएं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट मूव करें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिफायर है वो है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल हमने डिस्कस कर लिया। एग्जिस्टेंशियल मींस जब हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट, तो देयर एग्जिस्ट के लिए हम यूज करते हैं वो जो ई को रिफ्लेक्ट कर लें अलोंग वाई एक्सिस, तो हमारे पास आ जाता है दिस सिंबल देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। तो सेम जब आप क्वांटिफायर यूज करेंगे साथ वेरिएबल मेंशन होना चाहिए, साथ प्रोपोजिशनल फंक्शन हो, और जो लास्ट चीज है वो उसकी डोमेन हो। तो the other words used for existential quantifiers are there exist for some, for at least one, there is। और यहाँ पर एक बात क्लियर है कि जो for at least one ये मिनिमम क्राइटेरिया है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो there exist को ट्रू होने के लिए हमारे पास मिनिमम एटलीस्ट हमारे पास 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा होंगे तो इट डजंट मैटर, लेकिन उसको ट्रू करने के लिए 1 इज नेसेसरी। इसको हम पढ़ेंगे there is an x या there exists an x such that p of x holds। there is at least one x such that p of x for some x p of x। तो अगेन आप जब भी क्वांटिफायर यूज करेंगे तो हमारे पास डोमेन जरूर मेंशन होनी चाहिए, और डोमेन चेंज होगी तो इसकी वैल्यूज भी चेंज होंगी। यहाँ पे मैंने वही टेबल जो लास्ट में यूनिवर्सल के लिए यूज किया था यहाँ पे कोड कर दिया, फराल के लिए भी देयर एग्जिस्ट के लिए भी। फराल कब ट्रू होगा, जब हर एलिमेंट के लिए प्रोपोजिशन होल्ड करे। फॉल्स कब होगा, जब एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे जिसके लिए वो
और अगेन एक लाजमी होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो जाएंगे उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। देयर एग्जिस्ट के केस में भी हमारे पास एक ट्रू होने के लिए एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए जिसके लिए पी ऑफ एक्स ट्रू है। एक से ज़्यादा होंगे तो भी ओवरऑल उसकी ट्रूथ वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। और फॉल्स होने के लिए हमारे पास तमाम एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करने चाहिए। तो फराल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे इंटरसेक्शन, और देयर एग्जिस्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे यूनियन। तो जब हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो यूनियन में आपके पास वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो किसी एक सेट में हो, और इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आते हैं जो कि तमाम सेट्स में हो। अगर एक एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं है तो हो सकता है वो एक सेट में है दूसरे सेट में ना हो, और अगर एक एलिमेंट यूनियन में नहीं है इसका मतलब यह है कि वो किसी भी सेट में नहीं है। अगर आप इस आइडियाज को एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि x इज ग्रेटर देन 3 और व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफिकेशन देयर एग्जिस्ट x p ऑफ x। यहाँ पे वो क्वेश्चन मैं कोट करूंगा, आई थिंक अब्दुल रहमान ने मुझसे पूछा था कि अगर हम वो जो लास्ट क्वेश्चन था फराल वाला, अगर हम यहाँ पे देयर एग्जिस्ट कर लेते हैं x लेस देन 2 तो वो ट्रू हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास है x ग्रेटर देन 3, तो डोमेन ऑफ दिस कोर्स है रियल नंबर्स। देयर एग्जिस्ट p ऑफ x का मतलब है क्या ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो 3 से लार्जर है। तो दे आर इनफिनिट मैनी बट वी हैव टू कोट एटलीस्ट वन एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल 3.1, तो 3.1 इज ग्रेटर देन 3 और रियल नंबर है तो ये हमारे पास क्वांटिफिकेशन इज ट्रू। साथ में हमने एक एग्जांपल दे देनी है। तो फराल प्रूफ करने के लिए काउंटर एग्जांपल देनी पड़ती थी, यहाँ देयर एग्जिस्ट प्रूफ करने के लिए आपको एक एटलीस्ट वन एग्जांपल देनी पड़ेगी। और द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट px इज फॉल्स जब आपके पास हर रियल नंबर अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट इज फॉल्स। हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। लेट्स से हमारे पास स्टेटमेंट है x इक्वल्स x प्लस 1 और हमने चेक करना है कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, देयर एग्जिस्ट x q ऑफ x। तो ये अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस में तो हमारे पास ये बनेगा कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर विच इज इक्वल्स टू रियल नंबर प्लस 1। तो हमें देखना है क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम रियल नंबर में 1 ऐड करें और नंबर इटसेल्फ आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम नंबर के अंदर 1 ऐड करें तो नंबर के इटसेल्फ आ जाए। तो हम कहेंगे कि ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे भी हम एक रिमार्क करेंगे जैसा हमने फराल के लिए किया था कि अगर फराल के केस में डोमेन गिवन नहीं है तो हम कहते हैं फराल इज ट्रू, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए आप उसको चेक कर सकें। और अगर देयर एग्जिस्ट के साथ आपके पास डोमेन नहीं गिवन तो देयर एग्जिस्ट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जिसको आप ट्रूथ वैल्यू के लिए प्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और भी नोट कर सकते हैं कि फॉर ऑल की अगर मैं निगेशन करता हूँ तो मेरे पास देयर एग्जिस्ट आ जाता है, और देयर एग्जिस्ट की अगर मैं निगेशन करता हूँ तो मेरे पास फॉर ऑल आ जाता है। तो अब हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास n डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये हमारे पास देयर एग्जिस्ट आ जाएगा p ऑफ x1, p ऑफ x2, p ऑफ xn, और जो देयर एग्जिस्ट है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डिसजंक्शन के साथ। तो इन प्रोपोजिशन में से कोई एक प्रोपोजिशन भी ट्रू होगी तो इनका जो डिसजंक्शन है वो ट्रू होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है what is the truth value of this quantification there exists x p of x where p of x is the statement x square greater than 10 and the inverse of this course consists of the positive integers not exceeding 4। the same example we have tested for all। तो हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें स्क्वायर जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 10, प्रीवियस में लेस देन था यहाँ ग्रेटर देन है। तो नॉट एक्सीडिंग 4 और पॉजिटिव इंटीजर है, दो नंबर्स डोमेन में हमारे पास होंगे 1, 2, 3 and 4। 1 square is 1 not greater than 10, 2 square is 4 not greater than 10, 3 square 9 which is not greater than 10, 4 square is 16, 16 is greater than 10। So at least one number 4 exists from the domain for which this propositional statement is correct। So solution हम कह देंगे कि yes 4 is the number x equals to 4 and 16 is greater than
10। तो हमारे पास ये जो क्वांटिफिकेशन है ये ट्रू होगी। फिर इसके साथ एक छोटा सा क्वांटिफायर हम और यूज करते हैं, यूनिकनेस क्वांटिफायर। तो यूनिकनेस क्वांटिफायर में हम क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट के साथ एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर देते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में था कि आपके पास एटलीस्ट वन एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे हमारे पास ये है कि एटलीस्ट एग्जिस्ट करता है और जो एग्जिस्टेंस है वो यूनिक है। जैसे हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग है तो डीएनए जो है वो यूनिक होगा, इसीलिए इस तरह की जो हमारे पास वर्ड्स हैं उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक। तो इसको हम लिखते कैसे हैं कि देयर एग्जिस्ट साथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और समटाइम्स नोटेशन बुक में गिवन है जो आपके पास देयर एग्जिस्ट का सिंबल है उसके सबस्क्रिप्ट में आप वन यूज करें, यानी कि देयर एग्जिस्ट वन सच नंबर फॉर विच पी ऑफ एक्स होल्ड्स ट्रू। तो एग्जांपल है कि देयर एग्जिस्ट एक्स और x माइनस वन इक्वल्स 0, और डोमेन हमारे पास है रियल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें से अगर हम वन सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आंसर आता है। तो अगर हम इसको डिस्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी, बल्कि हमें देयर एग्जिस्ट की निगेशन है, इसका मतलब है हमारे पास सारे नंबर जो हैं वो आंसर 0 नहीं देते जब उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देयर एग्जिस्ट ओके, और फिर यूनिक जस्ट वन। और अगर हमें इसको फॉल्स प्रूफ करना है तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनमें से हम वन सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 0 आए। तो यू नो ओनली वन means to say a real number 1 is the only number which when subtracted from 1 gives us 0. Next example है for all x less than 0 x square greater than 0, और एक दूसरी स्टेटमेंट इसमें कंबाइन की गई है for all y not equals to 0 y cube is not 0, और थर्ड स्टेटमेंट है there exists z greater than 0 such that z square equals to 2। और यहाँ पर जो डोमेन हमने कंसिडर करनी है एक्स वाई जी तीनों के लिए वो रियल नंबर है। पहली स्टेटमेंट ये है कि तमाम नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए उनका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है, और सेकंड स्टेटमेंट है कि फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स क्यूब ऑफ दोज नंबर्स आर नॉट 0, और तीसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर whose square is 2। तो वन बाय वन हम चेक करेंगे कि हमारे पास इनकी ट्रूथ वैल्यूज क्या हैं। पहले दो केसेस में यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल यूज किया, और फिर हमने यहाँ पे अगर इसको डिस्प्रूव करना है तो हमें एक काउंटर एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी, और जो थर्ड केस है जी के लिए अगर हमने इसको प्रूव करना है तो हमारे पास एटलीस्ट वन एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी जो प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में है कि एवरी रियल नंबर x such that x is less than 0 means to say कि for every negative real number square is positive। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये बात ठीक है, 0 is not neither positive और नॉर 0 is neither positive nor negative। तो इस सेंटेंस में हमारे पास 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसलिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमारे पास ट्रू ही होगी। इन अदर वर्ड्स हम इसको ये लिख सकते हैं फॉर ऑल x लेस देन 0 इम्प्लाइज x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे तीन बातें जो है वो मेंशन की गई हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि p ऑफ x लिखने की जगह आपने वो स्टेटमेंट इटसेल्फ ब्रैकेट्स में लिख दी क्वांटिफायर के साथ, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपने दो कंडीशन यूज की हैं। फॉर ऑल अगर क्वांटिफायर यूज होगा तो कंडीशंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीकेशन। इट इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ फॉर ऑल, और एक्सरसाइजेस में कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इस पॉइंट को वन साइड प्रूफ करती है और वन साइड इस काउंटर एग्जांपल के साथ डिसप्रूफ भी करती है, और हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमने पी ऑफ एक्स को सेपरेटली लिखने की जगह क्वांटिफायर के साथ वो एक्सप्रेशन जो है वो इटसेल्फ लिख दिया, वेरिएबल आउटसाइड और उससे रिलेटेड कंडीशन है इनसाइड ब्रैकेट्स,
और इन कंडीशंस को हम कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीकेशन। ये इम्प्लीकेशन वही है जो आप यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ऑल y नॉट इक्वल टू 0 y क्यूब नॉट 0 इट इज सेम एज फॉर एवरी रियल नंबर y विद y नॉट 0 या एवरी नॉन 0 रियल नंबर y क्यूब इज नॉट 0। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं द क्यूब ऑफ एवरी नॉन 0 रियल नंबर इज नॉन 0। अगेन मैं आपको ये बात दोबारा पॉइंट आउट करूंगा कि ये जो सेंटेंस है इसको आप बैक वे भी मूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस गिवन हो द क्यूब ऑफ एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज नॉन जीरो, तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इन द सेंटेंस फॉर एवरी रियल नंबर y विद y नॉन जीरो वी हैव y क्यूब नॉन जीरो। तो अगर हम इसको कंबाइन करें विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीकेशन तो हमारे पास आ जाएगा वो तमाम रियल नंबर्स जो कि नॉन जीरो हैं। इसका मतलब ये है उनके क्यूब भी नॉन जीरो होंगे। थर्ड हमारे पास है देयर एग्जिस्ट z ग्रेटर देन 0 सच दैट z स्क्वायर इज 2। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर इज 2। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं अगर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। इस वाले सेंटेंस में ये बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बेहतर यही है कि आप इसको ऐसे रीड करें कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। तो हमारे पास ऐसा नंबर, अगर हमने इसको प्रूफ करना है तो हमें एक ऐसा नंबर प्रेजेंट करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर लें तो हमारे पास 2 आ जाए। लेकिन ये बिल्कुल ऐसी है जिसको हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज इर्रेशनल नंबर। तो अब यहाँ पे एक हमने नोटेशन लिखी है। ऊपर वाले केस में फॉर ऑल क्वांटिफायर को हमने चेंज किया था इम्प्लीकेशन के साथ, और यहाँ पे हमने जो देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर है उसको हमने चेंज किया विद कंजंक्शन। तो देयर एग्जिस्ट z ग्रेटर देन 0, इसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं देयर एग्जिस्ट z रियल नंबर सच दैट z इज ग्रेटर देन 0 एंड z स्क्वायर इज 2। तो अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर, ऐसा रियल नंबर तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डोमेन ऑफ डिस्कोर्स रैशनल नंबर ले लूँ तो मेरे पास ऐसा पॉसिबल नहीं होगा और हमारे पास इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स आ जाएगी। तो डोमेन चेंज करने से हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है। जी 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 सर वो आपने जो सेकंड स्टेटमेंट है वो y क्यूब वाली और जो आखिरी z वाली, इसमें आपने पहले वाले में x लेस देन 0 इम्प्लीकेशन x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और जो लास्ट वाली है उसमें आपने एंड वाला किया। सर ये किस बेस पे, किस लॉजिक की बेस पे किया, जरा ये कंफ्यूजन है। देखिए इसके लिए ना हम चेक कर सकते हैं इनके ट्रूथ टेबल्स और उनकी वैल्यूज, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप कोई इम्प्लीकेशन लेते हैं तो इम्प्लीकेशन की हमारे पास 4 वैल्यूज आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो प्रोपोजिशंस हैं P और Q, P इम्प्लाइज Q जो है वो ट्रू कब होगी जब आपके पास, या इन अदर वर्ड्स फॉल्स कब होगी जब पहले वाली ट्रू हो और दूसरी वाली फॉल्स हो, राइट। और हमने टेबल्स में ये भी देखा था कि हमारे पास जो इम्प्लीकेशन है इट इज सेम एज कॉन्ट्रापोजिटिव। तो अब देखें ये जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि तमाम स्क्वायर ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज पॉजिटिव, या अगर आप ये वाला सेंटेंस देखें फॉर एवरी रियल नंबर x विद x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0, ये मैंने नहीं कहा, ये हमने, ये एक रिजल्ट है जो कि प्रूव्ड है। इसका हमने यहाँ पे प्रूफ नहीं किया, लेकिन अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो हम इसका ट्रूथ टेबल बना लेंगे और फिर उससे कंपेयर करेंगे। दूसरा आइडिया इसका ये हो सकता है कि इम्प्लीकेशन उसी वक्त फॉल्स होती है जब पहली वाली ट्रू हो स्टेटमेंट और दूसरी वाली फॉल्स हो, ठीक। अब P यहाँ पर है x इज लेस देन 0 और Q यहाँ पर हमारे पास है x ग्रेटर देन 0।
तो फॉर जो है, फॉर के केस में हमारे पास x पॉजिटिव हो और x स्क्वायर अगर लेस देन 0 आ जाए या नॉट ग्रेटर देन 0 आए तो ये फॉल्स हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रुथ वैल्यूज फॉर वाली हैं वो बिल्कुल वैसी ही आ रही हैं जैसे इम्प्लीकेशन में आती हैं। तो एक ये छोटा सा कंपैरिजन बुक में दिया और इसकी जो काउंटर एग्जांपल्स है वो एक्सरसाइज में दी हुई है। आगे मैंने उसकी पिक्चर भी स्लाइड्स में मेंशन की है, वो भी हम करेंगे। इसी तरह जो लास्ट वाला जो एंड वाला, एंड वाले हमारे पास जी अगेन सम क्वेश्चन। तो ये जो एंड वाला ये जो जी जी सर एंड जी वाले में इम्प्लीकेशन यूज नहीं ना कर सकते? एंड वाले में, लास्ट वाले में, ओके लास्ट वाले में जी मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास अगर दो ही तरह के हमने क्वांटिफायर्स पढ़े हैं ना, एक फॉर ऑल वाला और एक देयर एग्जिस्ट वाला। अगर फॉर ऑल वाला है, फॉर ऑल वाले केस में हम दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीकेशन यूज कर सकते हैं, और देयर एग्जिस्ट वाले केस में हम दोनों प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड। और इसकी जो कंपैरिजन है वो आप कर सकते हैं, वो जो हमने इक्विवेलेंस वाले टेबल्स देखे थे वहां से भी, और उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से भी। अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको डिफरेंट समटाइम्स ट्रूथ टेबल्स के जरिए वो प्रूफ करवा देगा, समटाइम्स स्टेटमेंट में गिवन होता है चेक द इक्विवेलेंसेस, वहां से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो एक छोटा सा यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि फराल के केस में दोनों का आप कंबाइन कर सकते हैं इम्प्लीकेशन के साथ, और देयर एग्जिस्ट के केस में एंड के साथ। तो ये एक छोटा सा आगे रिमार्क्स दिया हुआ है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन इज सेम एज द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे ये हमने कंबाइन किया था। इसी तरह रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन इज सेम एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ऑफ अ कंजंक्शन। लेकिन अब आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के साथ आप एंड यूज नहीं कर सकते और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन के साथ आप इम्प्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। इसके हमारे पास एग्जांपल है। और दूसरा हमारे पास है इसकी प्रेसिडेंस, कि अगर क्वांटिफायर डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ यूज हो तो उस केस में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वांटिफायर्स हैं ये हमारे पास तमाम लॉजिकल ऑपरेटर से पहले सॉल्व होते हैं, जैसे फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। इस केस में हम पहले कंसिडर करेंगे फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, इसकी ट्रूथ वैल्यूज को देखेंगे, फिर उसको कंबाइन करेंगे क्यू ऑफ एक्स के साथ, और आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेंगे तो आपका आइडिया और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडिंग वेरिएबल्स। बाइंडिंग वेरिएबल्स जैसे हमने वो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स यूज की थी, जब हम डोमेन यूज कर लेते हैं तो हम एक्स को बाउंड कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो कंजंक्शन है यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं गिवन कि एग्जिस्ट को आप कंबाइन करें कंजंक्शन के साथ, और जो फराल है उसको आप कंबाइन करें इम्प्लीकेशन के साथ। इसको आप अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इसके ट्रुथ टेबल्स बना लें, एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, उसके ट्रुथ टेबल्स बना लें और कंपेयर कर लें किसका ट्रुथ टेबल किसके ट्रुथ टेबल के साथ कंपेयर करता है। अगर आप एग्री नहीं करते कि ये कंजंक्शन के साथ या इम्प्लीकेशन के साथ पॉसिबल नहीं है तो आप उसको एक दफ़ा उसी स्टेटमेंट को डिस्जंक्शन के साथ यूज़ कर लें, उसी स्टेटमेंट को एक दफ़ा इम्प्लीकेशन के साथ यूज़ कर लें, उसी स्टेटमेंट को एक दफ़ा बाय इम्प्लीकेशन के साथ यूज़ कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल कहा कि फॉर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इम्प्लीकेशन के साथ। फॉर एग्जांपल आप डिसएग्री करते हैं, इस इम्प्लीकेशन की जगह आप दोनों पी और क्यू को स्विच कर लें, हाइपोथेसिस और कंक्लूजन को स्विच करके देखें। आप इसमें एक दफ़ा बाय इम्प्लीकेशन यूज़ करके देखें, एक दफ़ा कंजंक्शन यूज़ करके देखें, एक दफ़ा डिसजंक्शन यूज़ करके देखें। इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, और ट्रुथ टेबल बना के जिस ट्रुथ टेबल में सेम वैल्यूज आएंगी इसका मतलब आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों जो हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए। अदर वे आया कि आपके पास जो इक्विवेलेंसेस लॉज हैं उससे आप उसको प्रूव और डिस्प्रूव कर लें, इसकी इम्प्लीकेशन क्या बनती है। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया कि ये वाला प्रूफ करें कि दिस एक्सप्रेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन। आप उसके ट्रूथ वैल्यूज एक ट्रूथ वैल्यू से प्रूव कर सकते हैं, दूसरा इक्विवेलेंस लॉस को यूज कर सकते हैं। उसकी भी एग्जांपल हमारे पास फर्दर होंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास था प्रीसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस। तो फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट हायर प्रीसिडेंस देन ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स। प्रीवियसली हमने देखा था नेगेशन का जो प्रीसिडेंस ऑर्डर है इट इज हायर देन एनी। नाउ वी हैव क्वांटिफायर्स। और नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने जो वेरिएबल यूज किया क्वांटिफायर के साथ और उसकी डोमेन बताई। डोमेन मेंशन कर देने से फंक्शन जो है वो जो वेरिएबल है वो बाउंड हो जाता है कि वो वेरिएबल सिर्फ उसी डोमेन में से वैल्यूज कंसीडर कर सकता है। अगर हम डोमेन मेंशन नहीं करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल वुड बी फ्री। तो हमारे पास जितनी भी एग्जांपल्स थी वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, उसमें हमने 7 डोमेन एक्सप्लेन की मेंशन की थी। फॉर ऑल में अगर डोमेन गिवन नहीं है इसका मतलब एक्स फ्री वेरिएबल है और फॉर ऑल क्वांटिफायर वुड बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। अगर देयर एग्जिस्ट के साथ डोमेन मेंशन नहीं है इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर वाली प्रोपोजिशन तमाम वैल्यूज के लिए फॉल्स होगी। ये हमने प्रीवियसली रिमार्क्स में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल बाउंड है, फ्री है, इसका स्कोप क्या है। स्कोप मींस जो उसकी डोमेन है। तो स्टेटमेंट हमारे पास है देयर एग्जिस्ट x प्लस वाई इक्वल्स 1। अब यहाँ पे आप देखें कि जो एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है वो सिर्फ x की गई है और y के बारे में हमारे पास कोई भी क्वांटिफायर यूज नहीं है। तो इट मीन्स जो x वेरिएबल है वो बाउंड है क्योंकि उसकी डोमेन जो है उस पर क्वांटिफायर यूज किया गया और जो y है वो हमारे पास फ्री है क्योंकि y पर कोई क्वांटिफिकेशन नहीं की गई। ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे एक स्टूडेंट ने अभी कि हमारे पास कंप्यूटर्स तो गिवन है लेकिन जो नेटवर्क्स है वो मेंशन नहीं है। तो वो एग्जांपल इसी के करस्पॉन्ड करती है। एक्स अगर आप कंप्यूटर्स ले लें, वाई अगर नेटवर्क्स ले लें, तो यहाँ पर एक्स पर हमने रिस्ट्रिक्शन कंप्यूटर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, नेटवर्क्स पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स और फॉर ऑल एक्स आर ऑफ एक्स। तो अगर हम यूज करें ऑर्डर प्रेसिडेंस और ब्रैकेट्स यूज करें तो ये एक स्टेटमेंट है और ये दूसरी स्टेटमेंट है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं एक्स, फर्स्ट वाले केस में भी एक्स यूज किया हुआ, दूसरे वाले प्रोपोजिशन में भी एक्स, और दोनों के साथ क्वांटिफायर एक्स का मतलब है दोनों वेरिएबल्स हैं वो बाउंड है। और हम इसकी जगह जो देयर एग्जिस्ट एक्स है वो बेसिकली यूज हुआ है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स के साथ बिकॉज ऑफ ब्रैकेट्स। अगर हम ब्रैकेट रिमूव कर दें तो एक्स देयर एग्जिस्ट एक्स वो सिर्फ पी ऑफ एक्स के साथ कंबाइंड है। इसी तरह सेकंड वाले केस में आर ऑफ एक्स के साथ भी फॉर ऑल एक्स यूज है। मैंने आपको ये बताया था कि ये मैंने पिछले रिमार्क में भी गिवन है जो हमने फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट वाले किया। अगर फॉर ऑल के साथ डोमेन ना गिवन हो इसका मतलब है फॉर ऑल वाला जो है वो ट्रू होगा। ऐसे अगर यहाँ पे मेरे पास फॉर ऑल एक्स आर ऑफ एक्स, अगर मैं कहूँ के साथ डोमेन नहीं गिवन इसका मतलब है कि इसकी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू होंगी फॉर ऑल एक्स, क्योंकि आपके पास कोई काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करती। इसको डिसप्रूव करने के लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल चाहिए और काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने के लिए आपको डोमेन में से एक नंबर चाहिए। अब डोमेन में आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसको आप एज ए काउंटर एग्जाम्पल प्रेजेंट कर सकें। इसका मतलब है जब भी फॉर ऑल क्वांटिफायर यूज होगा तो हम कहेंगे कि विदाउट डोमेन फॉर ऑल क्वांटिफायर इज ऑलवेज ट्रू। इसी तरह अगर आपने देयर एग्जिस्ट यूज करना है और देयर एग्जिस्ट के साथ कोई भी डोमेन मेंशन नहीं है इसका मतलब है ये हमेशा फॉल्स होगी, क्योंकि देयर एग्जिस्ट को प्रूफ करने के लिए आपको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल चाहिए और एक एग्जाम्पल के लिए आपको डोमेन का एक एलिमेंट चाहिए। अब डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आप कैसे प्रूफ करोगे कि देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट।
तो इसलिए हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट के साथ डोमेन नहीं है तो ये फॉल्स होगा। देयर फॉर के लिए अगर डोमेन नहीं है तो इट इज करेक्ट। सर एक दफा ये जी स्कोप बता दें, मैं स्कोप के बारे में बता दें, मेरा नेट चला गया था। किसके बारे में? सर स्कोप। स्पोक यस सर, स्कोप स्कोप स्कोप। स्कोप ओके। स्कोप स्कोप मीन जिस डोमेन पे वो अप्लाई किया ना आपने, जैसे ये पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि the part of a logical expression to which a quantifier is applied is called the scope of this quantifier। तो उसी चीज को एक डिफरेंट नाम से हमने मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो देयर एग्जिस्ट है वहाँ पे हमने सिर्फ एक्स के लिए अप्लाई किया और वाई के लिए नहीं किया। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे आप देखें कि जो देयर एग्जिस्ट है वो हमारे पास ये पी ऑफ एक्स के साथ है। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं, फॉर एग्जांपल मैं ब्रैकेट यूज नहीं करता, मैं कहता हूँ देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स और साथ में लिख देता हूँ एंड क्यू ऑफ एक्स। अब मैंने ब्रैकेट नहीं यूज की, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट का, ये जो देयर एग्जिस्ट है इसका स्कोप सिर्फ पी ऑफ एक्स है। ओके ये एंड ये एक सेपरेट प्रोपोजिशन होगी, ये सेपरेट प्रोपोजिशन होगी। लेकिन अगर मैं इसमें जो ब्रैकेट्स यूज की हुई हैं तो ब्रैकेट्स की वजह से ये पी एक्स एंड ये जो देयर एग्जिस्ट है ये कंबाइन हो गया है इसके साथ, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। तो इस देयर एग्जिस्ट का स्कोप, या आप कह लें कि इसकी जो लिमिट है या इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो इस तक है, और ये फराल जो है इसका जो स्कोप है वो ए आर एक्स तक महदूद है। तो यहाँ पे हम समटाइम्स डिफरेंट वेरिएबल यूज कर लेते हैं ये मेंशन करने के लिए कि एक्स देयर एग्जिस्ट का एक्स जो है उसका स्कोप डिफर कर रहा है दूसरे वाली प्रोपोजिशन के साथ। तो ये आप देखो कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन में मैंने एक वेरिएबल एक्स यूज किया, फराल के साथ वाई यूज किया, तो जहाँ वाई यूज हो रहा है उसका स्कोप आर ऑफ वाई के साथ है, एक्स यूज हो रहा है वो उसका स्कोप एक्स के साथ है। तो अगेन और अगेन बात की जा रही है जब भी क्वांटिफायर यूज होगा इसका मतलब है साथ डोमेन गिवन होगी, और फिर दूसरी चीज़ ये मेंशन की जा रही है कि डोमेन चेंज होगी तो ट्रूथ वैल्यूज भी चेंज होती जाएंगी। और जब हमने मेंशन करना है कि ये प्रोपोजिशन स्टेटमेंट दूसरी प्रोपोजिशन स्टेटमेंट के सेम है तो हम कहेंगे दे आर इक्विवेलेंट। और जो नोटेशन यूज करते हैं वो 3 लाइंस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट अब ये आ गया है वही सवाल जैसे हमने अभी 2 ऑब्जर्वेशंस डिफाइन की थी कि फराल के केस में इम्प्लीकेशन से कंबाइन कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट के केस में हम उसको एंड से कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, 2 एक्सप्रेशंस गिवन है क्वांटिफायर के साथ, और हमने एक्सप्लेन ये करना है कि ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो और दोनों की डोमेन जो है वो डोमेन सेम रखेंगे तो ही इक्विवेलेंस प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो एक स्टेटमेंट को हम ले लेते हैं फॉर एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, ऐसे डिनोट करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट हम ले लेते हैं टी फॉर एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर एक्स क्यू ऑफ एक्स। तो अगर हमने इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रूफ करना है तो हमने मेथड सीखा हुआ है कि हम बाय इम्प्लीकेशन लेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये टोटोलॉजी है या नहीं। और बाय इम्प्लीकेशन की जो डेफिनेशन थी पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, उसको हमने स्प्लिट किया था 2 पार्ट्स में। वन वे के पी इम्प्लाइज क्यू और दूसरा वे क्यू इम्प्लाइज पी। तो यहाँ पे हम बेसिकली दूसरा वाला यूज करेंगे डेफिनेशन इम्प्लीकेशन की। पहले हम देखेंगे कि एक्स को यूज करते हुए हम टी को ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरी इम्प्लीकेशन ये होगी कि टी को यूज करते हुए हम एक्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हम एक्स यूज कर देते हैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास प्रूव ये करना है कि अगर एस ट्रू है तो टी भी ट्रू होना चाहिए। तो कंसिडर कर लेते हैं कि एस ट्रू है। एस ट्रू का मतलब ये है कि आप डोमेन का कोई भी एलिमेंट लो और आप उसमें पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स में रिप्लेस करके उन दोनों का अगर कंजंक्शन लें तो ये स्टेटमेंट ट्रू आती है। तो इसको हम कह सकते हैं एक्स की जगह मैंने ए को रिप्लेस किया, जब ए को रिप्लेस किया तो इसका मतलब है पी ऑफ ए एंड क्यू ऑफ ए इज ट्रू। तो आप एंड को कंसिडर करें एज ए इंटरसेक्शन। अगर एक एलिमेंट इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों ही सेट्स में होगा। पी ऑफ ए एंड क्यू ऑफ ए ट्रू है, इसका मतलब है
कि पी ऑफ ए भी ट्रू होगा और बल्कि एंड क्यू ऑफ ए भी ट्रू है। तो ए हमारे पास एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था। इसका मतलब यह है कि आप x की कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू ले लें तो पी ऑफ ए भी ट्रू होगा, क्यू ऑफ ए भी ट्रू होगा। इसको हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x p of x एंड फॉर ऑल x q of x बोथ आर ट्रू। और इनको अगर हम कंबाइन कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल x p of x एंड फॉर ऑल x q of x दिस इज ट्रू। तो यहाँ पर हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि अगर हमारे पास एस हो तो हम उससे टी को प्रूव कर सकते हैं। और दूसरे वे में हम क्या करेंगे कि टी को ज्यूम करेंगे और प्रूव करेंगे कि एस इज आल्सो ट्रू। तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेटमेंट ले लेते हैं फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स एंड फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स इज ट्रू। तो अगेन इसका हम कंबाइन कर लेंगे एक आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए। तो let A is an arbitrary element in the domain. So truthness of both propositions would be P of A is true and Q of A is true. दोनों ट्रू हैं। इसका मतलब यह है कि इनका जो कंजंक्शन है वो दोनों ट्रू है। कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू। तो फॉर ऑल आर्बिट्ररी वैल्यूज ऑफ x which are A, P of A and Q of A is true. तो हम इसको implication के साथ लिख सकते हैं for all x P of x and Q of x is true. तो यहाँ पे T implies as follows होता है। दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। इसका मतलब है दोनों ही लॉजिकली इक्विवेलेंट है। कोई स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो तो आप मुझे बताएं। सर ये सेकंड लास्ट विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ से थोड़ा सा दोबारा बता दें। देखें ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप इंटरसेक्शन लेते हैं कि पहले हमने क्या किया कि एक सिंगल एलिमेंट लिया, आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया डोमेन का और हमने उसका नाम रख दिया ए। तो ऊपर जो कंबाइंड स्टेटमेंट है कि इस वाले केस में इस x का जो स्कोप है वो p ऑफ x है, इस वाले x का जो स्कोप है वो q ऑफ x है। दोनों सेपरेटली हैं। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये दोनों x जो हैं वो बेसिकली ये जो फराल है वो इन दोनों के साथ कंबाइन किया जा सकता है। हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया a, क्योंकि डोमेन सेम है तो हमने x में दोनों केसेस में x की वैल्यू a अज्यूम कर ली। अब x की वैल्यू a अज्यूम किया, इसका मतलब है फॉर ऑल a p ऑफ a इज ट्रू। यहाँ पे रिप्लेस करूंगा x की जगह a, फॉर ऑल a q ऑफ a इज ट्रू। तो ये मेरे पास आ जाएगा फॉर ऑल x p ऑफ x इज ट्रू, फॉर ऑल x q ऑफ x इज ट्रू। क्योंकि a आर्बिट्ररी एलिमेंट था, इसका मतलब ये हम इसको कह सकते हैं p ऑफ a भी ट्रू है और q ऑफ a भी ट्रू है। इसका मतलब है कि p ऑफ a एंड q ऑफ a इज ट्रू। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि डोमेन हमने सेम लिया। अगर हम डोमेन डिफरेंट ले लें तो हो सकता है कि वो दोनों डोमेन्स में सेम एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो। तो सेम डोमेन की वजह से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए इन दोनों की कंजंक्शन ट्रू है। क्योंकि ए आर्बिट्ररी एलिमेंट था, इसका मतलब है कि आप कोई भी दूसरा एलिमेंट लो, लेट्स से बी और सी, आपके पास ये कंजंक्शन फिर भी ट्रू ही होगी। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर ऑल आर्बिट्ररी वैल्यूज ऑफ एक्स देयर कंजंक्शन इज ट्रू। तो which in turn implies T implies X। तो इस केस को अगर आपको थोड़ी सी और कंफ्यूजन है या आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग का इशू है तो आप इसमें दो सेट्स ले लें और उसमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे। फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 4 और अब आप उसको यूज करें इस एंड को इंटरसेक्शन की तरह। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 सेट्स लेंगे ए बी और सी, तो अगर मैं कहता हूँ कि एक एलिमेंट तीनों के इंटरसेक्शन में है तो वो पहले वाले सेट में भी होगा, दूसरे वाले में भी होगा, तीसरे वाले में भी होगा। तो अगर मैं एक लेता हूँ तो वो भी तीनों सेट्स में होगा, अगर मैं 4 लेता हूँ वो भी तीनों सेट्स में होगा, 2 लेता हूँ तो वो भी तीनों सेट्स में होगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन यहाँ पे हम इसको और ज़्यादा जनरलाइज स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डिफाइन प्रूफ कर लिया बेसिकली कि दोनों इम्प्लीकेशन, दोनों प्रोपोजिशंस जो हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी हमें ऑब्जर्व की है, वो ये कि अगर आपके पास फॉर ऑल क्वांटिफायर यूज हो रहा है तो हम उसको कंजंक्शन के ऊपर
डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स उसे कि अगर हमारे पास फॉर ऑल है और कंजंक्शन है, तो अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स की कंजंक्शन है और हमने उसका फॉर ऑल कंसिडर किया है, तो हम हर प्रोपोजिशन के साथ सेपरेटली फॉर ऑल कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह देयर एग्जिस्ट वाले के जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, अगर वो कंबाइन हो रहा हो डिसजंक्शन के साथ, तो हम देयर एग्जिस्ट को सेपरेटली कर सकते हैं। तो लेकिन हम इसको वाइस एंड वर्सा नहीं कर सकते। तो दो बल्कि 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं जो हमने आज के लेक्चर में देखे हैं। एक तो ये कि हमारे पास जो फर्स्ट में था कि अगर आपके पास फॉर ऑल है और लेट्स से जैसे हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स थी, x इज ग्रेटर देन 0 और, तो हमने इसको चेंज कर लिया था, फॉर ऑल को चेंज कर लिया था 2 प्रोपोजिशंस की इम्प्लीकेशंस के साथ। और अगर हमारे पास देयर एग्जिस्ट था, तो हमने उस केस में देयर एग्जिस्ट वाले केस में हमने उसको कंबाइन कर लिया था दो प्रोपोजिशंस को एंड के साथ। अब इस वाले केस में हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वो ये है कि अगर हमारे पास हो फॉर ऑल और कंबाइन हो, फॉर एग्जांपल p of x and q of x and r of x, हमारे पास फॉर ऑल भी है और हमारे पास कंजंक्शन भी है, तो हम इस फॉर ऑल को इसके साथ भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ भी यूज कर सकते हैं और हम इसके साथ भी यूज कर सकते हैं। हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं तीनों के साथ सेपरेटली। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर ऑल x p of x and for all x q of x and for all x r of x। तो कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल हो और इसके साथ कंजंक्शन हो। और दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हमारे पास देयर एग्जिस्ट हो, अब फॉर ऑल की जगह मैं यूज कर रहा हूँ देयर एग्जिस्ट हो और इनसाइड ब्रैकेट्स हमारे पास दिस जंक्शन हो p of x q of x r of x। तो उस केस में भी अगर तो डिसजंक्शन है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसजंक्शन के अलावा कोई लॉजिकल ऑपरेटर हो तो हम उसको नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं इसको प्रूफ और डिसप्रूफ करने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट x r ऑफ x। तो ये बेसिकली हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल है, 2 प्रोपोजिशन है, तो दोनों प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर सकते हैं इम्प्लीकेशन के साथ। देयर एग्जिस्ट है और 2 प्रोपोजिशंस कंडीशंस है, तो उसको कंबाइन कर सकते हैं एंड के साथ। अगर हमारे पास फॉर ऑल है और कंजंक्शन है इनसाइड प्रोपोजिशन की, तो हम उसमें फॉर ऑल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हर प्रोपोजिशन के साथ। देयर एग्जिस्ट है और इनसाइड ब्रैकेट्स हमारे पास डिसजंक्शन है, तो देयर एग्जिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर देयर एग्जिस्ट के साथ एंड आ जाएगा तो भी नहीं कर सकते। फॉर ऑल के साथ अगर डिसजंक्शन आ जाएगा तो वो भी हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन है तो बताएं। इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास पॉज करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनी क्वेश्चन? नो सर, शुक्रिया। ओके।